चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया। और यह केमिस्ट्री का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप बीपीएससी का अगर एनालिसिस किए होंगे तो आपको पता होगा कि बीपीएससी चाहे टीआरई का एग्जाम हो चाहे अन्य एग्जाम हो, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री के तहत और ख़ास करके जो लोग अभी 6 to 8 के लिए साइंस पेपर के लिए बैठेंगे, 6 to 8 में साइंस के लिए बैठेंगे, तो उनके लिए और भी ये सब टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जो सोशल साइंस वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे फर्स्ट पोर्शन में, वो 40 क्वेश्चन में आपके जीएस भी रहेंगे, जनरल साइंस भी क्वेश्चन रहेगा। और बीपीएससी जो जनरल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों जगह से आपको क्वेश्चन पूछती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसीलिए आपको जो है तीनों टॉपिक को ही कवर करके जाना चाहिए। और केमिस्ट्री चूंकि छोटा है और 5-6 टॉपिक से ही पूछे जाते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री को आप लोग अच्छे से समझिए और 4-5 क्वेश्चन आप देखिएगा कि आपके एग्जाम में यहाँ से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको केमिस्ट्री का बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया भी है। जैसे आपका जो है हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पिछले क्लास में बताया था, उसके भी पहले हमने एसिड बेस रिएक्शन के बारे में बताया था, अम्ल क्षार के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो उसके भी पहले हमने द्रव की प्रकृति के बारे में बताया था। और पहले भी जो हमारा क्लास चल रहा था उसमें भी हमने सारे टॉपिक को, पीरियोडिक टेबल हो चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो चाहे जो भी आपका टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने आपको कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि बीपीएससी वहाँ से किसी ना किसी रूप में क्वेश्चन पूछती है, उन सब टॉपिकों को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग बस रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए या किसी भी टाइम पे अपना जब भी आपको टाइम मिलता है तो कंटेंट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं वो मात्र जुड़ सकते हैं। 999 में कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। आपका नोटिफिकेशन भी 6 to 8 के लिए दे दिया गया है। बहुत जल्द आपको अक्टूबर मंथ में आपको फर्स्ट वीक में बहाली भी आ जाएगी और नवंबर लास्ट वीक में इसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो आपके पास मात्र कह सकते हैं कि 40 से 45 दिन का टाइम बचा है जिसमें आपको तैयारी करनी है। और टॉपिक कम से कम आपको पढ़ना है तो 200 टॉपिक पढ़ना है, 200 चैप्टर। अगर पूरा अगर कैलकुलेट कर दिया जाए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, करेंट अफेयर्स, बिहार, तो लगभग 200 प्लस टॉपिक पढ़ना, यानी आपको एक दिन में 2-2, 3-3 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तब आपको पढ़ा हुआ सारा कुछ मिलेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं फास्ट नहीं करूंगा तो आपका सिलेबस कवर ही नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हर एक टॉपिक से कहां से आ जाएगा कहना मुश्किल होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में हम लोग। राधे राधे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई तरह का दिक्कत होगा तो मैसेज आप लोग छोड़ देंगे। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है तो आपको पता है, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। कोई भी परमाणु क्या होता है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। वो क्या करता है कि अपने बगल वाले परमाणु के साथ वह रासायनिक अभिक्रिया कराता है। जो जितने भी यौगिक हैं जो आपके स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जैसे वाटर है, H2O है या तत्व है, O2 है, ये सब स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। लेकिन अगर इसके मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसके परमाणु की बात करें, जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, हाइड्रोजन का एक परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाकर के ये क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और यह क्या बन जाएगा, आपका H2O बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी परमाणु क्या होता है कि अपने बगल वाले परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है और फिर उसी को क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे लोहा है, लोहा को अगर आप छोड़ दीजिए तो आपको वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। उससे वो क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रहण करके क्या बना लेगा, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि जो भी आपका प्रक्रिया है तो रासायनिक जो अभिक्रिया है वो स्टार्ट हो जाता है, भौतिक अभिक्रिया है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में। किसी पदार्थ का जो रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है, आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, जिसमें केमिकल जो उसका कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, जो केमिकल का जो स्ट्रक्चर है, जो उस पार्टिकल्स का, वो जब चेंज हो जाता है तब हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अगर कोई बर्फ है वो पिघल करके पानी बन गया,
बर्फ का टुकड़ा दिए, वो क्या बन गया, पानी बन गया, बर्फ पानी। तो ये यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया नहीं, ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल फेनोमिना है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब हम पानी को गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, पानी को गर्म करेंगे और वो वेपर बन जाएगा, ठीक है, तो वेपर फिर यहाँ पे फिर वेपर को जमा करेंगे तो फिर भौतिक अवस्था हो जाएगा। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अलग अलग गैस बन के उड़ जाएगा तो इस अवस्था में यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर कि किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ अलग अलग जो संगठन होते हैं, गुण आदि में प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न हो में परिवर्तन हो जाता है। यानी अगर आप कोई भी पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो जो पहले का जो पदार्थ रहता है उसका, उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे वाटर है, वाटर को हम लोग पीते हैं हाइड्रोजन, लेकिन आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। तो दोनों का क्या हो गया, उसका रूप में परिवर्तन हो गया, उसके गुण में परिवर्तन हो गया। वाटर लिक्विड अवस्था में होता है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अवस्था में रहेंगे, गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो वही चीज बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का आणविक या आयनिक पुनर्व्यवस्था होती है, जिससे अलग पदार्थ का निर्माण होता है। जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है, जिस पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। और जो नया पदार्थ बन गया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दीजिए, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला दीजिए तो ये H2O बन गया। दो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया, वाटर बनाया। तो वाटर का प्रकृति क्या है, लिक्विड हो गया, इसका जो है अपना एक अलग गुण है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक अपना अलग गुण है, ठीक है। तो जो नया उत्पाद बन गया, जो H2O बना, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलेंगे। और जो यहाँ पे अभिक्रिया में भाग लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। बस वही छोटे छोटे शब्द को आपको समझना है कि अभिकारक क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उत्पाद क्या हो गया, वाटर हो गया, H2O हो गया, ठीक है। अब कई बार पूछ देगा कि मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है, बताइए। मोमबत्ती जो है जब जलता है तो रासायनिक अभिक्रिया होता है या आपका भौतिक अभिक्रिया होता है। तो गौर कीजिए, इसमें दोनों होता है। एक तो आपका क्या होता है कि जब मोम जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रासायनिक परिवर्तन कर देता है कार्बन जल करके, ठीक है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, CO2 बना लेता है। और साथ साथ क्या होता है कि मोम जो है पिघल जाता है। मोम क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो मोम जब पिघलता है तब फिर आप उसको जमा कीजिएगा तो फिर वह जो है ठंडा हो करके फिर क्या हो जाता है, फिर मोम में ही कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, उसको जो पिघला हुआ मोम है, लिक्विड मोम है, फिर आप उसको मोम बना सकते हैं। तो यानी मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों हो जाता है उसमें, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको, जैसे लोहे में जंग लगना पूछ देगा कि कौन सी परिवर्तन है, या फिर आपका जो है कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे चीनी का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन है, दूध से क्रीम निकालना कौन सा परिवर्तन है, ठीक है। कोई भी वस्तु को जलाते हैं वो कौन सा परिवर्तन है, खाना पकाते हैं, रोटी बनाते वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, सब्जी बना दिए तो कौन सा परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर इसको समझना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ दो ही प्रकार का परिवर्तन होता है मेन रूप से, एक तो या तो केमिकल में उसका रासायनिक परिवर्तन होगा या उसका भौतिक परिवर्तन होगा। यानी आप ये इतना जानिए कि जिस पदार्थ को जब आप चेंज करते हैं किसी अवस्था में, जैसे पानी है उसको जमा दिए तो बर्फ बन गया, और जब वो पुनः पानी में आ जाए, यानी पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है, उसके रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आणविक या आयनिक पुनर्व्यवस्था नहीं होता है, ठीक है। भौतिक विधि द्वारा उसको पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो वैसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन, जिसको पुनः उस अवस्था में आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी को बर्फ जमा करके आप बर्फ में बदल देते हैं, पानी जब बर्फ में बदल जाता है तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर बर्फ को आप पिघला के पानी तो बना ही सकते हैं। उसी प्रकार से जब चीनी का घोल आप तैयार करते, पानी में घुलाते हैं, फिर अगर आप पानी को गर्म कीजिएगा तो फिर आप चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपका भौतिक क्रिया हो गया। जैसे मोमबत्ती का मोम को गला दिए तो मोम गल गया, फिर जो है मोम गल गया तो फिर उसको ठंडा करेंगे, ठोस अवस्था में आ गया। दूध को क्रीम से अलग कर दिए, अब फिर क्रीम को दूध में मिला दिए तो फिर वही अवस्था हो गया। दही से मक्खन निकाल दिए, फिर दही मक्खन मिला दिए। ऊर्ध्वपातन, जैसे आप ऊर्ध्वपातन की क्रिया, जैसे कपूर हो गया,
कपूर जब जलाते हैं तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन जब फिर कपूर को हम आगे में वहाँ पे उसको जमा करके फिर जलाएंगे तो फिर वो जलेगा, तो उस अवस्था में वो क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में आप पुनः जो है उस प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो आप पुराने वस्तु जो पहले थे वो परिवर्तित हो जाते हैं, वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए यहाँ क्या है, पदार्थ परिवर्तित होकर अलग पदार्थ में बदल जाते हैं। पदार्थ की रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठनों में भी, संगठन जो होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। आणविक और आयनिक जो उसकी स्थापना रहती है वो पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। भौतिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण, जल अपघटन जब करते हैं, जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग गैस बना देते हैं तो ये फिर आपका जो है H2O नहीं बनेगा। ठीक है, दहन की अभिक्रिया, जब आप जला देते हैं कोई वस्तु, कोई कागज का टुकड़ा लीजिए और उसको जला दीजिए और फिर कहिए कागज बना देने के लिए, तो कोई नहीं बना सकता इसको, तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। मोमबत्ती आप जला दिए, मोमबत्ती खत्म हो गया, कोई भी मोमबत्ती फिर क्रिएट नहीं कर सकते उस धुआं से, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। खाना पकाए, सब्जी बनाए, सब्जी को फिर से जो है आप प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अंतर समझ गए होंगे। दूध का अस्कंदन करना, जैसे दूध का जो है आप जो उसमें पनीर बना देते हैं, ठीक है, दूध से दही बनाना, दूध से जब आप दही बना देते हैं तो फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते। हाँ, मक्खन मिला सकते हैं, लेकिन दूध से दही आप जब बना देते हैं फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। लोहे में जो जंग लगता है ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। क्या होता है कि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बन जाता है, लोहे में जंग लग जाता है और इसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कई बार बीपीएससी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देता है कि लोहा में अगर जंग लगेगा तो क्या होगा, तो उसका भार क्या होगा, बढ़ता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, दिया हुआ तथ्य है, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए कुछ क्लास मैं पुराने लोगों को भी अलाउ कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन सभी क्लास में अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास भी मजबूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा संस्था कैसे चलेगा। ठीक है, तो ऐसी तो बात है नहीं। जो भी टाइपिस्ट है, जो टाइपिंग करते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं, जो सब कुछ करते हैं, उनको तो वेज हमें देना ही पड़ता है। मेरा खुद का भी मेहनत है, इसीलिए जो लोग पुराने लोग हैं उनको मैंने बहुत ही डिस्काउंट रेट में 499 में मात्र जो है पूरा कोर्स आपको करवाने का बोला हूं। अगर आप लोग इतना भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो इससे कम हमारे पास जो है संभव नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय भी है जो कि आपका टाइपिंग करता है, मेहनत करता है, हम खुद मेहनत करते हैं। जब तक कि कम से कम मिनिमम वेज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को पता ही कि ऑनलाइन क्लास में क्या सिस्टम होता है। ठीक है, तो पूरा आपका ऐप है, पूरा कॉस्ट है, इंटरनेट कॉस्ट है, बिजली कॉस्ट है। ठीक है, तो बहुत कॉस्ट होता है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग जो पढ़ाते हैं तो जो आपका फीस लेते हैं वो हमारे पास ही रहता है, जो ऐप के थ्रू आप जो जुड़ते हैं उसमें भी जाता है। ठीक है, तो जो लोग इच्छुक है जुड़िए, नहीं इच्छुक है मत जुड़िए। लेकिन ये बात है कि जितना कम रेट में हम आपको जो क्वालिटी दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोलूँगा पूरे ऑल इंडिया में कोई नहीं देगा आपको। ठीक है, जो पढ़ेंगे, जो बात को समझेंगे, उनको आगे चल करके पता चलेगा। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। पहले भी हम बोल रहे थे, आप जब बीपीएससी टीआरई में जुड़े थे और उस समय भी हमने बोला था कि इस तरीका से आपका एग्जाम होगा, और लगभग वही तरीका जो है बीपीएससी ने अपनाया था। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उस पर विशेष फोकस कीजिए। बीपीएससी आपको फंसाने के लिए उन छोटे टॉपिकों पर विशेष रूप से जो है जोड़ देता है, इतना जान लीजिए, रहेगा कुछ नहीं। अब पूछ देगा कि मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक दे देगा, भौतिक दे देगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो आंसर एक से अधिक होगा। अब वहाँ पे कोई मार के आएंगे भौतिक अभिक्रिया, कोई मार के आएंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, और आंसर क्या होगा, एक से अधिक। तो ये जब तक आप थ्योरी में नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कोई जो है ये समझा नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी चैप्टर पढ़ना है थोड़ा आराम से ही पढ़िए, कोई बात नहीं है। 10 ही चैप्टर होगा, 20 ही होगा, कोई जरूरी नहीं है 100 चैप्टर पढ़ के जाए, लेकिन उन चैप्टर पे आपका कमांड होना चाहिए कि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए,
मोमबत्ती जलने में मोम का क्या होता है, दहन होता है। जो दहन है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, यानी जिससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जब आपका कार्बन, मोम भी क्या एक प्रकार का कार्बन है, जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो वह CO2 बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। साथ ही ठोस मोम द्रव अवस्था में भी परिवर्तित हो जाता है। जो ठोस मोम होता है वो आप देखते होंगे पिघलता भी है, लेकिन मोमबत्ती जलने में क्या होती है, रासायनिक एवं भौतिक अभिक्रिया दोनों होती है। क्या है, दोनों परिवर्तन होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये सब पता नहीं चलेगा, और वहां पे फिर आप अंदाजा लगाइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया है कि भौतिक अभिक्रिया है, फिर कंफ्यूजन में कोई एक मारेंगे और फिर बीपीएससी आंसर क्या दे देगा, आपको एक से अधिक दे देगा। ठीक है, तो इसी तरीका से थ्योरी से आपको जो है फंसाया जाता है, बात को समझिए। और इसीलिए हमने पहले भी बोला था, बार बार मैं बोला था कि आप ऑब्जेक्टिव रटना बंद करें, थ्योरी पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। निश्चित रूप से जिन लोगों ने विशेष ध्यान दिया इस बातों पे वो थ्योरी पढ़े और निश्चित रूप से जो है अभी सफल होंगे। रिजल्ट आने दीजिए, वो वैसे लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, जो लोग केवल ऑब्जेक्टिव रटने के चक्कर में रह गए उनको एग्जाम, तो यहां पर भी आप देखिएगा, खास करके साइंस हो तो लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। चूंकि देखिए ना ही टीचर को अनुभव है बीपीएससी का, 99% टीचर है वो आज तक कभी बीपीएससी का प्री तक नहीं निकाले हैं। इस बात का मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि 99% टीचर जो यूट्यूब पे हैं वो आज तक बीपीएससी के प्री नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, इतना जान लीजिए। तो मेंस और इंटरव्यू की बात ही छोड़ दीजिए, तो उनको अनुभव नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाए। वो अन्य एग्जाम की तरह समझते हैं इस बात को कि अन्य एग्जाम में जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं ग्रुप डी में या अन्य एग्जाम में, तो उस तरीका से बीपीएससी पूछ दे, या सीटेट वाला जो एग्जाम होता है या एस्टेट वाला होता है। तो यहाँ अंतर है भाई, बीपीएससी आयोग है, बहुत का अंतर होगा आपको। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण, यहां पर देखेंगे पदार्थों के रासायनिक सूत्रों के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप लोग 9-10 से ही रासायनिक समीकरण बनाना शुरू कर देते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं बाईं तरफ, और जो उत्पाद होता है दाईं तरफ होता है। जैसे Mg, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे आपके अभिकारक हो गए, उत्पाद क्या हो गया, MgO हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम के दहन से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, और इन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। तो आप समझ ही गए, यहाँ पे जो है Mg और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लिया, MgO बना दिया, और MgO जो हो गया आपका उत्पाद हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमें ज्ञात होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात जो तत्व होते हैं उनकी परमाणु संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे एक Mg है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वहां पे आपको संख्या क्या होगा, परमाणुओं की संख्या उसमें समान होगी। अतः रासायनिक समीकरण अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं को संतुलन आवश्यक होगा। ठीक है, तो दोनों को जब भी रासायनिक समीकरण किया जाता है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, इक्वलाइजेशन करना होता है कि जो आपका अभिकारक है, जितने अभिकारक हैं उसी हिसाब से आपके क्या होने चाहिए, तो उसी हिसाब से उतने ही परमाणु वहां पे उत्पाद में भी वो दिखने चाहिए, तब वह जो है समीकरण संतुलित होता है। नहीं तो वैसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी वैसा समीकरण जिसमें बाएं और दाएं तरफ का जो है परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी, तो उस स्थिति में उसको हम क्या बोलेंगे, कंकाली या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण में तीर का निशान क्या होगा, आपको बाएं से दाएं के तरफ लगा रहता है। बाईं और दाईं तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित होता है। यदि वह तीर दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो समीकरण असंतुलित हो जाता है। ठीक है, जब दोनों बराबर नहीं हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका क्या संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन दो है, लेकिन यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो ये आपका असंतुलित हो गया। ठीक है, इसको कंकाली रासायनिक समीकरण करें। लेकिन जब दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा, दोनों में बराबर हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, उस स्थिति को क्या बोलेंगे हम, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए कई बार पूछा हुआ है अबूझा चूना, बूझा चूना। देखिए बूझा चूना जो होता है CaO, इसको बोलते हैं हम अबूझा चूना। इसमें जब आप पानी मिला दीजिएगा तो ये बन जाता अबूझा चूना, और ये हो जाता CaOH का होल 2। ठीक है, CaOH का होल 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम का एक परमाणु, यहाँ भी कैल्शियम का एक परमाणु,
यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 1 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 OH का होल 2 हो गया। ये क्या हो गया, ये इक्वेशन इक्वल हो गया, यानी इक्वल समीकरण हो गया। यानी दोनों तरफ अगर आप देखिए तो ये जब बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर मिलाएंगे, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। जब हम अनबुझा चूना में हम पानी मिला देते हैं, कई बार ये पूछ देगा कि आपको अबुझा चूना का ये फॉर्मूला क्या होगा। डायरेक्ट ये सब बीपीएससी में पूछा हुआ। आप 67 बीपीएससी देखिए, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा है कि अबुझा चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना का जो है रासायनिक फार्मूला क्या होगा, तो CaO। बुझा हुआ चूना का क्या होगा, फिर पूछेगा, मैं बोल रहा हूं ये सब क्वेश्चन बार बार पूछेगा। CaOH का होल 2, यह बुझ गया, यानी पानी डाल दिए, आग में पानी डालते हैं बुझ जाता है, तो यहाँ H2O डाले, तो CaO में H2O डाले, CaO में जब H2O डाले तो ये क्या बन गया, CaOH का होल 2 बन गया। तो ये बुझा हुआ चूना हो गया, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप क्या करते हैं, ये जब बुझा हुआ चूना को जब आप घर में क्या करते हैं, आप घर में पोत देते हैं। यही जब पानी मिला करके चूना में जब आप घर को पोतते हैं, पहले पेंट क्या होता था, अभी ना आप लोग जो है नया नया तरह का पेंट आता है, एशियन पेंट क्या क्या आ रहा है, उसको लगाते। पहले क्या होता था कि लोग घर में चूना करते थे और उस स्थिति में क्या करते थे, उसको वो दीवार में जब लगाते थे CaOH होल 2 को, तो वो बाहर के जो वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ वो अभिक्रिया करता था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, और वो क्या बना लेता था, CaCO3। और यही किसका फॉर्मूला होता है, संगमरमर का भी होता है। तो वो संगमरमर की तरह लाइट करने लगता है, व्हाइट हो जाता है, और प्लस जो है H2O बन जाता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाती है। तो आप जब दीवार को पोतते हैं चूना से तो वो व्हाइट क्यों दिखने लगता है, ठीक है, क्योंकि वह परत बना लेता है, क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है वायुमंडल के, और वो CaCO3 बना लेता है, और उस स्थिति में वो व्हाइट जो है संगमरमर की तरह दिखने लगता है। वही चीज को यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। बात को समझिएगा, एक छोटा छोटा पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध के टूटने और नए बंध जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। जैसे यहाँ बुझा हुआ चूना है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का प्रयोग जब दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कई बार पूछ देगा कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। ये सब पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा, ठीक है। एक पतली परत बना देता है। यही कारण है कि सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनने से दीवारों पर चमक आ जाती है, और वही फॉर्मूला जो होता है संगमरमर का भी होता है CaCO3। वही अभिक्रिया है, बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 प्लस CO2 जब गैस की अवस्था में जाएगा तो ये CaCO3 बना देगा, सॉलिड बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस H2O रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार का क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया ही है। ये भी एक प्रकार से क्या है, जो आप घर में चूना से पोतते हैं वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया ही होता है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए इस बैच में लगभग 70 लोग इनरोल कर चुके हैं, लेकिन उपस्थिति जो है 10 से 12 लोग का है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग किसी टाइम पे देख लेते होंगे, लेकिन एक रूटीन बनाइए कि आपको इसी टाइम पे आपको देखना है। जो न्यू बैच है इसमें आप लोग जो है नए सिरे से पढ़िए। जो गलतियां आप पहले कर चुके हैं वो गलतियां मैं नहीं चाहता हूं कि आप फिर कीजिए, नहीं तो अब तो मामला ही सलट जाएगा आपका। अब तो आप अगर इस बार चूकते हैं तो आपका जो शिक्षक बनने का जो सपना है वही आपका डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर अब 5 वर्ष तक आपको कुछ भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ। ये आपका जो 2-3 महीना बचा है, जितना मेहनत करना है आप लोग कर लीजिए, नहीं तो आगे पछतावा के सिवा आपको कुछ नहीं हाथ लगेगा। हो सकता है कि 6-7 साल के बाद फिर से जो है, चूंकि अब चुनाव हो जाएगा, फिर 5 साल अंतिम चरणों में, यानी आपको 7 साल तक लगातार इंतजार करना पड़ेगा इस बार अगर चूक गए तो, इतना जान लीजिए, ठीक है। चलिए, लेकिन आप लोग बात को सब लोग समझते नहीं, जैसी आपकी इच्छा।
मेरा काम है बताना, मैं पहले भी बता रहा था, अभी भी बता रहा हूँ। पढ़ना ना पढ़ना, एग्जाम निकलना ना निकलना, ये आपकी किस्मत, आपका मेहनत ये होता है। आप लोग अपने मेहनत से ही अपनी जो उपलब्धियां हासिल करते हैं। टीचर एक मार्गदर्शक होता है, हम लोग मार्गदर्शन का काम करते हैं, आपको बताते हैं कि इस तरीका से कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, ठीक है, तो आपका कंपटीशन निकलेगा। चलिए, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अवकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर देंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी जब दो या दो से अधिक जो अलग अलग जो है यहाँ पे अभिकारक मिल गया, जैसे यहाँ पे क्या अभी आपको बताए थे, CaO अनबुझा चूना प्लस H2O पानी मिलके क्या बना दिया? बुझा चूना बना दिया। तो जब ये दो अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बना, ये क्या है? ये पहला अभिकारक, दूसरा अभिकारक और सिंगल उत्पाद बन गया। ये दो अभिकारक मिलकर के सिंगल उत्पाद बनाए, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कोयला का दहन, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, CO2 बना देगा, तो ये भी क्या हो गया? आपका संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया। छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बना करके पूछ देगा, फंस जाइएगा, कहिएगा कभी तो पढ़े ही नहीं, कभी तो देखे ही नहीं, कोई टीचर पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग जो है हल्ला करने लगेंगे, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, बिल्कुल, लेकिन आप गौर कीजिएगा तो सारे सिलेबस का ही है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण, ठीक है। यहाँ पे जब हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना दिया? दो मॉलिक्यूल्स बना दिया H2O का। ये सब संतुलित अभिक्रिया है। और ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। जब दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाए तो उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन क्या होगा? जब एक सिंगल उत्पाद दो अलग अलग अभिकारकों में टूट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन बोलते हैं, डीकंपोजिशन उसको बोला जाता है, ठीक है। एक होता है कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है डीकंपोजिशन, यानी टूटना। जैसे यहाँ पे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर जब दो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर जो फेरस सल्फेट है FeSO4 7H2O, ये टूट करके क्रिस्टल जो होता है जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और फेरस ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। तो यही यहाँ पे समीकरण दिखाया गया है। पूछ देगा ये कौन सा, ये समीकरण के हिसाब से आप बताइए कौन सा ये है। तो जब एक सिंगल जो है अभिकर्मक है वो टूट करके अलग अलग उत्पाद बना दे, दो या दो से अधिक, तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, छोटा छोटा जो है कॉन्सेप्ट है। संयोजन में आपका क्या होता है कि दो अभिकारक जुट करके एक उत्पाद बनाते हैं और यहाँ पर एक अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब संयोजन अभिक्रिया उष्मा देने के कारण उत्पन्न हो, उष्मा देना पड़े जिसके लिए टेम्परेचर देना पड़े, तो इसे उष्मीय वियोजन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए CaCO3 जब आप सॉलिड अवस्था में रहेगा तो उसको आप तोड़ सकते हैं CaO प्लस CO2 गैसीय अवस्था में, ठीक है। यदि वियोजन अभिक्रिया विद्युत प्रवाह रोकने पर संपन्न हो तो उसको विद्युत वियोजन कहते हैं। जब टेम्परेचर से हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने से उसको तोड़ा जाए तो उसको विद्युत वियोजन कहा जाता है, ठीक है। अब जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, जो कैथोड होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो विद्युत जब अपघटन होता है जल का, तो हाइड्रोजन गैस जो होता है वो कैथोड पर जमा होता है और एनोड पर कौन सा गैस जमा होता है? तो ऑक्सीजन गैस। जब आप पानी को तोड़िएगा विद्युत प्रवाह करने पर, तो जो पॉजिटिव चार्ज जहां पे रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, उस पे हाइड्रोजन गैस जमा होगा, ठीक है। और जहां पे निगेटिव चार्ज होगा वहां पे आपका ऑक्सीजन जाकर के जमा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कैथोड और एनोड, सॉरी, हाइड्रोजन जो है आपका कैथोड पर यानी निगेटिव चार्ज पर, और एनोड पे जो है प्लस पे जो है ये जमा होता है, ठीक है। यदि वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो तो इसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं, ठीक है। ये प्रकाश में भी ये हो जाता है।
2AgCl, तो Ag सॉलिड और Cl2 गैस के रूप में बन जाएगा। AgBr है, ठीक है, तो यहाँ पर Ag सॉलिड प्लस Br गैस में बन जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है और यही रासायनिक अभिक्रिया का प्रयोग वहाँ पे होता है। आप लोग देखे होंगे कि पहले के ज़माने में जो फोटोग्राफी होता था, फोटोग्राफी जो ब्लैक एंड वाइट फोटो जो बनाया जाता था, तो उसमें जो अभिक्रिया होती थी, जो उसका पेपर होता था वाइट, तो उसको लाइट में अगर वह जाएगा तो वहाँ पे काला हो जाएगा और जहाँ लाइट पड़ेगा वो काला हो जाएगा। तो उसको एकदम ब्लैक सील्ड पेपर में उसको बंद करके आता था और जो फोटोग्राफी जो करते थे, जो बनाते थे, उसको अंधेरा में ले जा करके रेड लाइट, जो लाइट होता है हल्का सा, उसमें खोलते थे और वो जब निगेटिव होता था तो जहाँ वाइट होता था वहाँ ब्लैक हो जाता था और जो ब्लैक होता था वहाँ वाइट हो जाता था, जिससे आपका जो है इमेज बन जाता था ब्लैक एंड वाइट। तो वहाँ पे जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है आपका, यही 2AgBr जो रहता है वो उसी का प्रयोग किया जाता था, जो कि लाइट में वो अलग अलग अवस्था में बन जाता था, ठीक है। तो इससे आपका फोटोग्राफी वहां पे बन जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस केमिकल यानी किस रसायन का प्रयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता था, तो सिल्वर ब्रोमाइड, अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, BBI है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग यहाँ पर, चूंकि रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से ही फोटोग्राफ वहां पे बनता था, तो जहां पे व्हाइट लाइट पड़ेगा, जहां पे कह सकते हैं वो अपने आप ब्लैक हो जाएगा और जहां पे ब्लैक लाइट पड़ेगा वो व्हाइट ही रहेगा। तो इसका जो है केमिकल रिएक्शन से ही सिल्वर ब्रोमाइड के कारण ही ऐसा होता था। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए होंगे। अब समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक तत्व या समूह को अन्य तत्व या समूह में प्रतिस्थापित कर दे, ठीक है, यानी विस्थापन हो जाए आपस में ही। जैसे Fe है, यहाँ सॉलिड अवस्था में है, COSO4 केमिकल है, लिक्विड अवस्था में है, तो ये क्या करेगा, FeSO4 बन जाएगा, फेरस सल्फर, यहाँ पे सल्फेट बन गया, तो ये आपका लिक्विड हो गया और कॉपर अकेला जो है वो सॉलिड बन गया। यानी इसी दो, जो आपका यहाँ पर एक सॉलिड है एक लिक्विड है, यही फिर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ कॉपर सॉलिड बन गया, जबकि यहाँ फेरस सल्फेट फेरस है सॉलिड में है और कॉपर सल्फेट यहाँ लिक्विड में है। यहाँ पे फेरस सल्फेट बन गया लिक्विड और ये आपका हो गया किसमें, सॉलिड में हो गया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया कराता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण बीपीएससी का हिट लिस्टेड टॉपिक, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका जो आपका ये यहाँ पे थोड़ा सा टेबल में नीचे कर दूंगा, ये एग्जाम्पल यहाँ मिट गया है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब आपका जिन अभिक्रिया के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ठीक है, जब भी कोई अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, जैसे अगर आप कोई गैस है उसको जलाइएगा, जैसे CH4 है, मीथेन गैस है, जब आप इसको ऑक्सीजन की अवस्था में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो ये क्या बन जाता है, आपका CO2 गैस बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और साथ साथ आपका वाष्प भी बनाता है और साथ साथ आपको ये ऊष्मा भी, टेम्परेचर भी देता है, ऊर्जा जिसको आप बोल सकते हैं, ये भी देता है, जिसका उपयोग आप लोग भोजन बनाने में करते हैं, आग सेकने में करें, कोई भी चीज़ में आप इसका कर सकते हैं, CH4 मीथेन का। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे ये क्या हो गया, ऊष्मा बन गया। तो जब ऊष्मा उत्पन्न हो, जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो जाए, ठीक है, जैसे आप भोजन करते हैं तो आपका शरीर का टेम्परेचर बनता है ना, तो वहां पर भी जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, जो आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वहां पर भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है और आपका एक शरीर का एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, चूंकि वो जो भोजन करते हैं उससे आपके शरीर को ऊष्मा या ऊर्जा मिलती रहती है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का क्या अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया, ठीक है। अब है देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जब वो क्या करे, ऊष्मा को संग्रहण कर ले, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा या ऊष्मा अवशोषित होती है वैसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, जैसे
प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, उसमें आप देखते होंगे कि जब भी होगा वो सूर्य की उपस्थिति में, टेम्परेचर की उपस्थिति में, यानी उष्मा जो होता है उसको जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य से मिलती है, टेम्परेचर से मिलती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो पानी के उपस्थिति में पानी लेकर के जड़ से क्या करता है, शर्करा बना देता है C6H12O6, और यहाँ पे ऑक्सीजन में जो कन्वर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, वो टेम्परेचर का यूज करता है, उसमें इस अभिक्रिया में वो क्या करता है, तापमान को शोषित करता है। तो कई बार पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, फोटोसिंथेसिस, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो प्रकाश, इतना जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी ऊष्मा की आवश्यकता है, यानी वहां पे ऊष्मा का शोषण होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, जो प्रकाश का संश्लेषण की अभिक्रिया है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कई बार ये आपको ग्लूकोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6, कई बार ये पूछ चुका है, शर्करा या ग्लूकोज C6H12O6, डायरेक्ट रासायनिक फॉर्मूला ही पूछ देगा C6H12O6। जो जो क्वेश्चन में बोल रहा हूं इतना याद रखिएगा, वो बीपीएससी में पूछा हुआ, ये भी VVI ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो C6H12O6 शर्करा या ग्लूकोज आप यहाँ पे याद रखिएगा, और ऑक्सीजन। तो ये इसमें क्या होता है आपका कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी समझ गए, जब आप गैस को जलाते हैं, ठीक है, उससे टेम्परेचर निकलता है और गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ऊष्मा क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी। और जो शोषण किया, ऊष्मा को लिया, ऊष्माशोषी। अब यहां पे समझेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन और अवकरण, यानी आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जब दोनों साथ साथ हो, जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है, किसी वस्तु में ऐड हो जाता है, जैसे यहां पर देखिए Na2SO4 है और BaCl2 है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना होगा, एक तरफ से यहां ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों, यहां पे देखिए, यहां पे वो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे CuO है और H2 है, और ये क्या बन गया, कॉपर और वाटर बन गया H2O। तो जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ दिए तो ये क्या बन गया आपको, इसी का ऑक्सीजन निकल के इसमें जुट गया H2 और O, तो पानी बन गया। तो H2 का यहाँ जब H2O में कन्वर्जन हुआ तो ये ऑक्सीकरण हो गया, और वहीं जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो ये इसको क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे। जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अवकरण बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। जब दोनों साथ साथ हो तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया इसमें साथ साथ होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे समझाया गया है। अब जैसे कई बार आप लोग सोचते होंगे कि जो आपका अखबार होता है, पेपर होता है, न्यूज़पेपर, बहुत दिन रहने के बाद वो पीला हो जाता है, पीला हो जाता है ना, आप जानते होंगे, देखे होंगे, क्यों हो जाता है, पूछेगा ये किस कारण से होता है। तो वहां पे जो आपका पेपर है ना, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता है, यानी ऑक्सीजन उपस्थित, तो उसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक है। लोहे में जंग लगना, ये भी आपका ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, ठीक है। क्या होता है कि Fe रहता है, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, Fe2O3 हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा, जिसको हम जंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन जब ऐड हो गया, ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन निकल जाए तो उसको अवकरण बोलते हैं। तो लोहे का जंग लगना एक प्रकार का क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो है ही, रासायनिक अभिक्रिया में भी आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चांदी बहुत दिन रखिएगा बर्तन तो काला परत हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो ये भी यहाँ पे ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तांबे पे जो है आपको देखते होंगे हरा हरा परत, जिसको तूतिया बोलते हैं, लग जाता है, तो इसको भी क्या बोलते हैं आपको, रासायनिक अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होते हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, पिछले बार तो बीपीएससी में पूछ भी दिया गया था कि लोहे के जंग लगने पे वस्तु का, लोहा का वस्तु का भार क्या बढ़ेगा।
तो देखिए बीपीएससी ने ना बढ़ेगा ना घटेगा, उसने आंसर दिया था, एक ऑप्शन वो भी दिया था लंबे समय तक बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, तो वो भी सही है, क्योंकि जंग लगता है एक लंबे समय तक बढ़ता है, उसके बाद जब जंग झरना शुरू करेगा तो घटेगा, ठीक है, जंग हटेगा तो घटेगा। लेकिन ये सब कह सकते हैं कि बीपीएससी का ये सब जो प्रश्न होता है ना, इसका एग्जैक्ट आंसर और एग्जैक्ट सबूत दे पाना बीपीएससी के लिए भी मुश्किल होता है। बीपीएससी ऐसे बोल देता है यही आंसर है, लोग क्या करेंगे। अभी भी जैसे बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर है विवादित है, अगर उस पर रिसर्च हो तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन उतना करने के लिए बैठा है, ठीक है, क्योंकि आपको भी नौकरी लेना, उसको भी नौकरी देना है या जो भी है, तो कुछ क्वेश्चन विवादित में ही रह जाते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बुक देखें तो साफ लिखा हुआ है क्या है, लोहे का वस्तु का क्या होगा, भार बढ़ेगा। अब बीपीएससी इसको क्या माना था कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन आप कहीं भी इस तरीका से आप जो है स्टेटमेंट नहीं देखिएगा। अब वहां पे कुछ रिसर्चर है, हो सकता है रिसर्च करके देखते होंगे, अलग बात है। चलिए अब आते हैं विकृत, ये क्या है शब्द, यहां पर थोड़ा सा मैं देख लूं। विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता है ये, यानी आप जो गंध महसूस करते हैं, विकृत हो जाता है कोई भी पदार्थ। जब खाद्य पदार्थ को अगर आप लंबे समय तक रखते हैं, ठीक है, तो वो उसका स्वाद खराब हो जाता है। जैसे तेल है, ऑयल ही है, लंबे समय तक आप कोई भी चीज़ बना के रखिए, जैसे कोई भी चीज़ भूंजा है या कुछ भी है तेल में फ्राई करके रखिए, तो लंबे समय के बाद उसका टेस्ट बदल जाता है, तो उसी को यहाँ विकृत गंधिता कहा गया है, यानी गंध जो है उसका विकृत हो जाता है, ठीक है। तेलिया या वसायुक्त खाद्य सामग्रियां लंबे समय तक रखे जाने पर खराब हो जाती है, उनका स्वाद क्या हो जाता है, गंध जो होता है उसका बिगड़ जाता है, इसको विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसा तेल या वसा ऑक्सीकरण जो है वहां पे अपचयन, ऑक्सीकरण, एक सेकंड रुक जाइए यहाँ पे, हाँ, उपचयन के कारण होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको उपचयन बोलते हैं, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं और अपचयन कहते हैं अवकरण को, ठीक है। ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री, हाँ, इसीलिए आप देखते होंगे जो आलू चिप्स वगैरह खाते होंगे तो उसमें क्या होता है, एयर भरा रहता है, लेकिन एयर कौन सा रहता है पता है आपको, ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिससे कि वह अभिक्रिया ना करे, ठीक है, याद रखिएगा। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर ऑक्सीजन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जब आप किसी प्रोडक्ट को, काहे बोलता है कि उसको डब्बा में बंद रखिए, सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होता, टेस्ट भी उसका खराब नहीं होता, इसलिए बोला जाता है कि वो बाहर के संपर्क में रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसका टेस्ट क्या होगा, खराब हो जाएगा। वहीं जैसे वही चीज है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर उसमें क्या कहते हैं, नाइट्रोजन जैसी सक्रिय गैस भर दी जाती है, जिससे क्या होगा कि ज्यादा दिन तक वो चिप्स जो अंदर में जो है वो प्रभावित नहीं होगा, गंध युक्त नहीं होगा, साथ साथ जो उसका जो करापन है वो बना रहता है, नमी युक्त नहीं होता है, ठीक है। सफेद कागज पुराने होने पर पीला पड़ जाते, क्योंकि कागज में उपस्थित सेलुलोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ये तो हमने आपको बता ही दिया कि कागज का जो पीला रंग होता है वो आपका सेलुलोज जो होता है, उसमें चूंकि पेपर भी सेलुलोज का ही बना होता है, तो उसमें ऑक्सीकरण क्रिया ही होती है, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, पीपल। तो डायरेक्ट ये सब पूछेगा कि पेपर का पीला रंग किस कारण से होता, दे देगा। अब देगा ऑप्शन में क्या, उपचयन, अपचयन। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा वहां पे अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, ठीक है, और फिर आप समझ ही नहीं पाइएगा और आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन यहाँ शब्द से पकड़िएगा, थ्योरी पढ़ के जाइएगा तो आप तुरंत पकड़ लीजिएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। और जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी सेट करता है कि आपको शब्द भी, जो आसान क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन में वो फंसा लेगा, ठीक है, इतना जानिए। क्वेश्चन टफ नहीं रहते, आसान ही रहते, लेकिन वो आपको फंसा लेगा, ठीक है, वो ऑप्शन में ही आपको उस शब्द का प्रयोग करके फंसा लेता है। अब देखिए अभिक्रिया की दर क्या होती है, कि आपका अभिक्रिया की दर किस पे डिपेंड करता है। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या होता है, अभिक्रिया दर कहलाता है। जैसे आप कोई भी वस्तु को जलाते हैं, ठीक है, तो कोई वस्तु धीरे धीरे आपका जलेगा, कोई वस्तु तुरंत दहन कर लेता है, तो उसी को दर कहते हैं कि वो कितना जल्दी परिवर्तन हो जाता है। जैसे पेट्रोल को जलाइए तुरंत खत्म हो जाएगा जल करके, वही कोयले की आग को धराई, धीरे धीरे जलेगा लेकिन लंबा समय तक चलेगा, तो यही जो है उसका दर कहलाता है। और इसके दर को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, ठीक है, कई अभिकारक होते हैं जिसपे कि उसकी अभिक्रिया दर डिपेंड करता है।
जैसे ताप बढ़ाने पर लगभग सभी अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाएगा। जो कि टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा ना, तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो है आपका गति दुगुनी हो जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस के ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, लगभग दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ जो रिएक्टेंट्स होते हैं, अभिकारकों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने पर इनका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर उसमें कोई उत्प्रेरक मिला दी, कैटलिस्ट वे होते हैं जो उस अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेगा, लेकिन उस अभिक्रिया की गति को धीमी या गति कर सकता है। ठीक है, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, जो गति को तीव्र कर दे, जो उस अभिक्रिया की गति को क्या कर दे, फास्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं धनात्मक। जो उस अभिक्रिया को घटा दे, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके दर को स्लो कर दे, तो उसको हम बोलते ऋणात्मक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। समझ गए होंगे कैटलिस्ट क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, याद रखिएगा भाग नहीं लेता है, लेकिन वो अभिक्रिया के गति को प्रभावित करता है। अब एक शब्द आ गया यहाँ पे, वैद्युत रसायन। उम्मीद करते हैं ऊपर वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं पूछ लूं आप लोगों से। देखिए, हर एक तत्व को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब समझिएगा तभी जाकर के एग्जाम में वहां पर जब 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साइंस वाले के लिए तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो लोग सोशल साइंस वाले भी हैं तो थोड़ा बहुत ऑक्सीकरण, अवकरण, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, ये सब पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, विद्युत रसायन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विद्युत धारा के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत धारा दोनों के संयोग से मिलकर के जब काम होता है तो उसी को विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ विशेष रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जैसे आप लोग बैटरी का प्रयोग करते हैं, जो आपका डेनियल सेल होता है, लोकलांचे सेल, ये सब पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है डेनियल सेल वगैरह में, तो रासायनिक ऊर्जा जो होता है, आप जो एसिड डाले रहते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें रासायनिक केमिकल अभिक्रिया ही होता है। कैथोड और एनोड होते हैं, और वहां पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, यहाँ पर विद्युत रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, कुछ विशेष रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, साथ ही कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत धारा के कारण संपन्न होती हैं, इन अभिक्रियाओं को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा द्वारा रासायनिक अभिक्रिया, यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया को विद्युत अपघटन सेल में संपन्न कराया जाता है। पहले क्या होता है कि आपको बैटरी चार्ज करना होता है। आप क्या करते हैं कि बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो वहां पे विद्युत जो आपका अपघटन करके वो, ठीक है, विद्युत अपघटन सेल से संपन्न कराते हैं आप। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया को विद्युत अपघटनी सेल से संपन्न कराया जाता है। विद्युत ऊर्जा को आप क्या किस में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। फिर आप क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को जब आप बैटरी का यूज करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को फिर आप क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। यह प्रक्रिया गैल्वेनिक सेल में संपन्न कराई जाती है। जो रासायनिक जो प्रक्रिया से जो आप बैटरी से जो विद्युत तैयार कर लेते हैं वो क्या है, गैल्वेनिक सेल ही है, और उसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। कई बार पूछा गैल्वेनिक सेल में कौन सी ऊर्जा किसमें बदल जाता है, दे देगा ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, भौतिक, रासायनिक, कुछ भी ऑप्शन देके फंसा लेगा। तो यहाँ याद रखिएगा केमिकल रासायनिक किसमें बदल जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल भी कई तरह के होते हैं, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड और एनोड का निर्धारण अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। कैथोड पर सदैव अपचयन होगा, अपचयन मतलब अवकरण। ठीक है, और एनोड पर क्या होगा, हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। हमेशा एनोड जो होगा उस पे आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होगा आपका, हमेशा क्या होगा कि अपचयन अभिक्रिया। विद्युत अपघटनी सेल में जो धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को एनोड तथा ऋण टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हमने माइनस दे दिया। जो जुड़े होते हैं, ऋण से जुड़ा हुआ है माइनस से, उसको कैथोड कहेंगे, जो धन से जुड़ा है उसको एनोड कहेंगे। जबकि गैल्वेनिक सेल में इसका क्या हो जाता है,
इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, इसका ऋणात्मक होता है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे एनोड ऋणात्मक हो जाता है, याद रखिएगा। गैल्वेनिक सेल में उल्टा होगा, जो आपका एनोड होगा वो आपका ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है, और कैथोड जो होता है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। बाद बाकी सेल में आपका कैथोड में निगेटिव चार्ज होता है और एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अंतर है। अब यहाँ पर मेन रूप से आपको समझना है गैल्वेनिक सेल के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गैल्वेनिक सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। गैल्वेनिक सेल का निर्माण किसने किया था? एलिसांद्रो वोल्टा ने किया था, अतः इसे वोल्टियस सेल भी कहते हैं। तो गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टियस सेल भी कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल आपका मुख्यतः दो प्रकार का होगा। एक होगा आपका प्राथमिक सेल, जिसको कि आप पूरा प्रयोग में नहीं ला सकते। जैसे आप पहले टॉर्च जलाते थे, टॉर्च लाते हुए खरीद करके, तो उसमें एवर रेडी बैटरी लगता था, 2 बैटरी लगा एकदम जलना शुरू, बैटरी खत्म, अब बैटरी को निकाल के फेंकिए, वो चार्जेबल था, बैटरी नहीं होता था, आगे चलकर फिर आपको चार्जेबल आने लगा। तो जो प्राथमिक सेल होते हैं उसको आप पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, उसके बैटरी को पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते। कुछ समय तक वह आपको एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उसके बाद जो है फिर वो डाउन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक सेल में अभिक्रिया केवल एक बार होती है, कुछ समय तक प्रयोग करने के बाद सेल निष्क्रिय हो जाती है। कई बार पूछेगा, जो पुराने समय में टॉर्च में जो बैटरियां हुआ करती थी, या जो हम लोग अभी भी जो घड़ी में सेल लगाते हैं खास करके, तो वो सब क्या होता है, आपका एक निश्चित समय तक चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, आप उसको पुनः प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो ये प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल है, किसके हैं? गैल्वेनिक सेल हैं, लेकिन प्राथमिक सेल है, उसमें आप डेनियल सेल, शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल खास करके देखिएगा, बटन सेल भी इसको बोलते हैं। खास करके आप देखिएगा कि जो छोटे घड़ी होते हैं, हैंड वॉच, उसमें लगाए जाते हैं, या लैपटॉप में लगा रहता है, वो सब मरकरी सेल होता है, बहुत कम एनर्जी देता है, खास करके इसको क्लॉक वगैरह के लिए चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डेनियल सेल प्राथमिक गैल्वेनिक सेल है, इसमें सेल में कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड को क्रमशः कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट में डुबाते हैं, दोनों विलयनों को साल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। डेनियल सेल में जिंक का ऑक्सीकरण होता है, जिंक की छड़ एनोड की तरह कार्य करता है, जो जिंक का बीच में छड़ होगा, ठीक है, आप कभी खोल के देखिएगा। उसके बाद उसके चारों ओर जो है कार्बन के पाउडर रहते हैं, ठीक है, जस्ता का ये आपका डब्बा बना रहता है। तो वही चीज समझा आगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तांबे का अपचयन होता है, तांबे की छड़ कैथोड की तरह व्यवहार करती है, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ करके विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। शुष्क सेल है, इसको आप लोग पढ़िएगा, वही सब चीज यहाँ पे समझाया गया जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है। शुष्क सेल का विभव जो वोल्ट होता है वो लगभग 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.5 वोल्ट। मरकरी सेल अभी हमने आपको बताया, जो बटन सेल के नाम से भी जाना जाता है, घड़ी या आप कोई भी डिवाइस, छोटे छोटे डिवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कितना वोल्ट देती है? तो 1.35 वोल्ट उत्पन्न करती है, ठीक है। और क्योंकि यह पर्यावरण के लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है, इसीलिए इसको धीरे धीरे प्रयोग करने से परहेज किया जा रहा है, ठीक है। द्वितीय सेल के रूप में आप देख सकते हैं जो आपका सीसा संचालक बैटरी होता है, जो कि केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से ऊर्जा ये भी देती है, और ये क्या होगा कि चार्जेबल होगा, ठीक है। गैल्वेनिक सेल जिन्हें उपयोग करने के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जाए, जो चार्जेबल हो, वो द्वितीयक सेल संचायक सेल भी कहते हैं। अच्छी संचायक सेल अनावेशन और आवेशन के चक्रण से गुजर सकती है, द्वितीयक सेल रिचार्जेबल होती है। बस ये याद रखिएगा, जो प्राथमिक सेल है वो रिचार्जेबल नहीं होती है, और द्वितीयक सेल जो भी होगा, ठीक है, वो आपका रिचार्जेबल होगा। वो क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भंडारित कर लेती है, और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जो आप लोग घर में इन्वर्टर बैटरा लगाते हैं ना, वो एक प्रकार का द्वितीय सेल है। जो आप टॉर्च में पहले लगाते थे या अभी भी घड़ी में जो लगाते हैं पेंसिल बैटरी, वो सब आपका प्राथमिक सेल है। बस ये याद रखिएगा, जो आप घड़ी में छोटे छोटे बैटरियां बटन साइज का जो लगाते हैं वो आपका मरकरी बैटरी है, ठीक है। अब देखिए निकल कैडमियम बैटरी क्या है। इसमें निकल हाइड्रोक्साइड का कैथोड और कैडमियम का एनोड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत के रूप में प्रयुक्त होता है, यह रिचार्जेबल बैटरी है।
और जिसका विद्युत अपघट्ट द्रव तथा विलयन नहीं होता, इसका प्रयोग समानता सेवर, टॉर्च, लाइट इत्यादि में करते हैं। ठीक है। वह गैल्वेनिक सेल जिसमें ईंधन के दहन, ऑक्सीकरण और रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। ईंधन सेल में विभिन्न ईंधन तथा हाइड्रोजन जो है मेथेनॉल इत्यादि का प्रयोग किए जा सकते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल सर्वाधिक सफल ईंधन सेल है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ये सब भविष्य का ईंधन है, अभी इस पे ज़्यादा काम, अभी आगे आने वाले समय में जो है हाइड्रोजन का ही प्रयोग करके, यानी आप वाटर से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके आप हाइड्रोजन पे कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। अभी भी बहुत इसका जो है कह सकते हैं धीरे धीरे आविष्कार हो रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रदूषण मुक्त होता है और इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन ही भविष्य का ईंधन है और इसी के माध्यम से आप देखिएगा आगे चल करके जितने भी यातायात वाहन है वो चलेंगे। अपोलो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है हाइड्रोजन सेल द्वारा ही विद्युत के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों हेतु पेयजल प्राप्त किया गया था। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में हाइड्रोजन सेल द्वारा ही अंतरिक्ष में पानी तैयार करने की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार से भविष्य का ईंधन अगर पूछे तो कौन सा है, तो यहाँ से एक ही इंपॉर्टेंट तथ्य आता है कि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का प्रयोग जो आने वाले समय में ईंधन के रूप में किया जाएगा। बैटरी यहाँ पे दो प्रकार के बेड रूप से आपको हमने बताया, प्राथमिक सेल जो रिचार्जेबल नहीं हो, द्वितीयक सेल जो रिचार्जेबल हो। वोल्ट याद रखिएगा, प्राथमिक सेल का 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपको तथ्य हमने बताया, जो महत्वपूर्ण तथ्य था उसको हमने बताया और निश्चित रूप से एक आध प्रश्न तो आपको दिखाई दे ही देंगे। अब ऊष्माक्षेपी पूछ दे, ऊष्माशोषी पूछ दे, ऑक्सीकरण पूछ दे, अवकरण पूछ दे, या फिर आपको जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हमने आपको बताया, बुझा हुआ चूना का रासायनिक फार्मूला पूछ दे, अबुझा चूना का पूछ दे, कैल्शियम कार्बोनेट का पूछ दे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ दे, रासायनिक अभिक्रिया पूछ दे, भौतिक अभिक्रिया पूछ दे, तो कुछ ना कुछ निश्चित रूप से यहाँ से पूछेगा। ठीक है। क्योंकि यह केमिस्ट्री का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक में जो है, मैं आपको कल इसका जो है सेट लगा दूंगा, आपको टेस्ट में डाल दूंगा, आप लोग टेस्ट अपना दे लीजिएगा। जैसे यहाँ पे जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है, तो बढ़ता है। पुरानी किताबों का कागज का रंग भूरा क्यों हो जाता है, किस कारण से होता है, तो सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है। सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक या भौतिक, भौतिक। तो इसी सब तरह के क्वेश्चन वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है निश्चित रूप से अगर थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर जवाब देंगे। बाद बाकी मैं टेस्ट आपके लिंक में जो भी आपके कंटेंट्स में ऐप में डाला हुआ है वहां पे मैं कल डाल दूंगा, आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है।